अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है जनरल JD बख्शी एक्सप्लेन इंटायर सीमा हैदर एपिसोड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। ये ओवर मिलिटराइज स्टेट है। इसके 75 साल की जिंदगानी में 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है। पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सरजमी में रह के पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को गाली गलौज खड़ी गाली दे सकता है। पाकिस्तान की फौज में भी अब डिविजन्स आ रही हैं, पठान वर्सेस पंजाबी, और सिविल वॉर होते होते बची है अभी पाकिस्तान में। अगर एक बार इन्होंने उसको अरेस्ट करने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी, अभी तक नहीं पड़ी है। पाकिस्तान की फौज भी सकपका गई है साहब। सिपाही के तौर पे वापस भेजना, बेमतलब आप एक औरत को रेप करवा के मरवाओगे वहाँ पाकिस्तान में, और बहुत मतलब वो फिर हमारे खिलाफ जाएगा। ये एक हनी ट्रैप का जीता जागता मिसाल है। लेकिन अब इतने मीडिया कवरेज के बाद ये इसका कोई स्पाइन का स्कोप वो खलास हो चुका है। मैं जानता हूं कि पिछले 3 सालों में हमने 2 लाख से भारत की फौज कम कर दी है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट। अगर आपको लग रहा है कि आर्मी हमारे जवान फालतू गधे हैं, गधे नहीं पालने चाहिए है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नौकरियां देनी है इस देश में। यू हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब क्या गारंटी है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसको हायर नहीं करेगा, ट्रेंड लड़के को? क्या गारंटी है कि माओइस्ट उसको अपनी रैंक में नहीं लेंगे? तजुर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि आपको मैन पावर भी चाहिए आज के दिन, और हाई टेक भी चाहिए। हम कह रहे हैं हमने बड़ा सेकंड अच्छा कैरियर दे दिया अग्निवीर को, और फर्स्ट कैरियर का क्या हुआ? इमरान खान के पीछे हालात क्या है? गुर्बत, इकोनॉमिक गुर्बत। अगर ये चीज़ 5 कोर कराची में हुई होती तो क्या अंजाम यही होता जो हमने लाहौर में देखा था? नहीं। सैनिक वो पंजाबियों पे तो फायर ना करते, लेकिन क्या वो महाजिरों पे फायर नहीं करते, पठानों पे फायर नहीं करते, बलूचियों पे, सिंधियों पे? आई हैव माई डाउट्स। हाय, आई एम जनरल बख्शी एंड यू आर वाचिंग डिफेंसिव ऑफेंस। देखिए, पाकिस्तान एक मुल्क है, एक स्टेट है जो कि इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हालत में है। थोड़ा सा बैकड्रॉप ज़रूरी है। यू सी, एक किताब लिखी थी पॉल केनेडी ने, द राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स। उसमें उन्होंने एनालाइज किया था कि जो ओवर मिलिटराइज्ड स्टेट्स हैं उनका हश्र क्या होता है। हमेशा उनका हश्र होता है इकोनॉमिक कोलैप्स। ऑस्ट्रिया हंगरी, नाज़ी जर्मनी, प्री वॉर जापान, ये जो सारे मुल्क हैं ये ओवर मिलिटराइज थे। सोवियत रशिया ओवर मिलिटराइज। क्या हश्र हुआ कि विदाउट अ शॉट बीइंग फायर्ड 1991 में द सोवियत स्टेट कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ब्लैक होल। अब पाकिस्तान का बिल्कुल वही हाल है। ये ओवर मिलिटराइज स्टेट है। इसके 75 साल की जिंदगानी में 30 साल तो पाकिस्तान की फौज ने डायरेक्ट रूल किया है, और बाकी 45 साल उन्होंने पर्दे के पीछे से रह के कठपुतलियाँ नचाई हैं, मोहरे चलाए हैं, और डेमोक्रेसी का फसाड सामने रख के राज पाकिस्तान की फौज ने किया है। न्यूक्लियर बटन पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। क्या कितना पैसा डिफेंस पे स्पेंड किया जाएगा पाकिस्तान की फौज के हाथ में है। फॉरेन पॉलिसी क्या होगी नहीं होगी पाकिस्तान की फौज के हाथ। ये बैकड्रॉप समझना पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमको एक इंडिकेशन देता है कि पाकिस्तान जाएगा किस तरफ। और जैसे हमारा अंदेशा था, ठीक पाकिस्तान में वही हुआ है। आज पाकिस्तान इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक तबाही की कगार पे ये मुल्क आ गया है। नई चीज़ क्या है? इमरान खान को कहा जाता था सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि ये वो प्राइम मिनिस्टर था
जिसको पाकिस्तान की फौज ने चुना, एक क्रिकेटर, एक हैंडसम प्लेबॉय को चुन के कि साहब ये पॉपुलर हम इसको करा देंगे जनता में, और होगा तो ये हमारी कठपुतली, हम नाच नचाएंगे, जैसा हम इशारा देंगे ये नाचेगा। अब बात ये है, ये निकला पठान, और इसने ऐसी पलटी मारी है कि जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसे कहा जा रहा था, आज उसने पाकिस्तान की फौज में नाक में दम कर दिया है। और जैसे आपने बहुत सही फरमाया कि ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की सरजमी में रह के पाकिस्तान के फौजी हुक्मरानों को गाली गलौज, खड़ी गाली दे सकता है। एंड ही हैज सर्वाइव्ड, नॉट ओनली सर्वाइव, सो फार ही इज थ्राइविंग। नहीं तो ऐसे आदमी की, ऐसे पॉलिटिशियन की जिंदगी नपी, मतलब लहमे गिने जा सकते थे। ठीक है, पहला पर्सन जिसने ये ट्राई किया था पाकिस्तान की फौज को दबाने का, सिविलियन हुक्मरान, वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और आप जानते हैं किस तरह उसने चुना जनरल ज़ियाउल हक को, कि जो 10 नीचे था प्रमोशन की लाइन में, और जो बटलर लगता था और बड़ा वो उसके सामने झुकता रहता था, उसको उसने चुन के कि ये चमचा अच्छा है तो ये शायद मेरे दबाव में रह जाएगा, उसको चुन के उसने आर्मी चीफ बनाया। और उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी ज़ियाउल हक ने यतनाएं दे दे के पहले तो जेल में डाल के टॉर्चर किया, और फिर उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। ये एक बड़ा सिग्नल था पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को, कि डोंट स्टेप आउट ऑफ द लाइन, हम बुरा हाल करके छोड़ेंगे। अगला जो प्रधानमंत्री था जिसने बोले ना चींटी के पर, सारे प्रधान, वो भुट्टो भी तो फौज का प्रोटेजे था, भुट्टो को भी तो अयूब ने चुन के खड़ा किया था। और थोड़ी देर के बाद जब इनको खड़ा किया जाता है तो ये सोचते हैं कि अरे यार, हम अब कठपुतली नहीं, खिलौने नहीं, हम तो असर्ट करें। और जहाँ ये असर्शन शुरू करते हैं, इनकी तबाही के दिन आ जाते हैं। भुट्टो के साथ ये हुआ, नवाज शरीफ के साथ ये हुआ, उसने भी अपनी तरफ से जूनियर चुना, उसने परवेज़ मुशर्रफ को चुना कि ये शायद मेरे को लॉयल रहेगा, और फिर उसने देखा कि ये तो आंखें दिखा रहा है, सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, उसने आर्मी चीफ बदलने की कोशिश करी। डीजी आईएसआई जो ख्वाजा था उसको उसने आर्मी चीफ बनाने की कोशिश करी, एक कू करने की कोशिश करी, और वहाँ परवेज़ मुशर्रफ ने काउंटर कू किया और इसको मारा नहीं, क्योंकि सऊदी अरेबियन ने बोला यार ऐसे बहुत ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर मारते रहोगे तो आपके जो बदनामी होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मट्टी लीपा पोती हो जाएगी आपके चेहरे पे, तो आप इसको एग्जाइल में भेज दो, हमारे पास रहेगा। वहाँ भी वो बेचारा मुंह नहीं खोल सका, जब वो लंदन पहुँचा तब जाके थोड़ा मुंह खोला, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो आपने बिल्कुल सही फरमाया है, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसका इतना ग्रास रूट सपोर्ट, इतनी ग्रास रूट पॉपुलैरिटी आ गई है कि ये फौज को आंखें दिखाने की इसकी हैसियत हो गई। और आंखें दिखानी तो छोड़ दीजिए, ये तो गाली गलौज पे आ गया है। तो इमरान खान पहला ये पॉलिटिशियन है जिसको आर्मी ने सिलेक्ट किया, फर्जी तौर पे इलेक्ट हुआ, इसको बनाया, और जैसे कहते हैं चींटी के पर निकले, और यही इमरान खान जो है फौज को आंखें दिखाने लगा। इसकी हिमाकत इतनी बड़ी कि ये चाहता था कि फौज की प्रमोशन के अंदर ये इंटरफेयर करे, जो कि पाकिस्तान की फौज बड़ी एलर्जिक है कि अगर कोई सिविलियन पॉलिटिशियन उनके अंदर रैंक ऑर्डर और कौन चीफ बनेगा उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर दे तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और इसने भी जो डीजी, बिल्कुल वही जो कि नवाज शरीफ ने ट्राई किया था, जो डीजी आईएसआई था जो अफ़गानिस्तान में इसने भेजा था, काफ़ी ही बेकार आदमी जिसको बाजवा हेट करता था, उसको इसने चीफ बनाने की कोशिश करी, जो चीफ प्रमोशन स्टेक्स में उसको ऊपर लाने की कोशिश करी, और वो चिढ़ के बाजवा की इसकी जो सांठगांठ थी वो तो उसी दिन से ख़त्म हो गई। और बाजवा ने पलटवार किया और उसको हटा के कोर कमांडर बनाया डीजी आईएसआई से। और जिस बंदे को इसने डीजी आईएसआई के पद से हटाया था, जनरल आसिम मुनीर जो है, उसको इसने चीफ बना दिया बाजवा ने, जो कि बिल्कुल कुत्ते बिल्ली का वैर था इमरान खान के साथ। बट
हैरत की बात ये है कि दिस टाइम इमरान खान गॉट अवे विद इट। हाउ? नॉर्मल हालात में ये नहीं होता साहब। प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है, जब आपको खाने को ना मिले, खाने की पीने की गुर्बत हो, दाल रोटी की गुर्बत हो, किल्लत हो, पेट में जब आग की ज्वाला लगती है साहब, तो फिर आदमी आपे से बाहर हो जाता। ये पाकिस्तान के आवाम का हाल हुआ है। वो जानते हैं कि असली चौधरी पाकिस्तान में फौज है, असली कठपुतली नचाने वाले पाकिस्तान की फौज है। वो अब पाकिस्तान की फौज से भी ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, क्योंकि उनको भी समझ आ गया है कि भाई पाकिस्तान की फौज ऐश कर रही है और भुगतना पाकिस्तान के आवाम को पड़ रहा है। इमरान खान, लाइक आई सेड, इमरान खान के पीछे हालात क्या है? गुर्बत, इकोनॉमिक गुर्बत। जैसे श्रीलंका का हाल हुआ था, उसको वही हाल तकरीबन पाकिस्तान का। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ दैट। अभी बचाया है IMF ने $3 बिलियन लोन देके, अभी उनको सेव किया है $3 बिलियन लोन दे के। IMF के देखा देखी जो 2-2.5 बिलियन का लोन जो सऊदी अरेबिया ने देना था, और 1 अरब शायद 1.5 बिलियन दे रहा है चाइना, ठीक है, UAE भी कुछ देगा। अब जाके इनकी अंटी में कुछ पैसे आने शुरू हुए हैं कि ये डेट डिफॉल्ट ना करें। बट इनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है साहब, प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल है। आपकी डेट सर्विसिंग का पैसा इतना है, $80 बिलियन की तो आपको डेट सर्विसिंग करनी है साहब हर साल। तो वो कहते हैं ना कि क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी की बात है, ये कब तक चलेगा? ये जो 3 बिलियन, 1.5 बिलियन, 2 बिलियन कुछ महीने गुजार सकता है, और कुछ महीने के बाद फिर पाकिस्तान की हालत वही होगी। बेसिक प्रॉब्लम है डेट सर्विसिंग। क्या कोई डेट सर्विसिंग माफ करेगा? प्राइवेट कंपनीज तो नहीं माफ करेंगी, चीन तो नहीं माफ करने से रहा। श्रीलंका को उसने डुबो दिया था, अब वही चीन इनको डुबोने की कागार पे है। ये जो हालत बदली है, इसने पाकिस्तान की फौज को हिला दिया। दूसरा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान की फौज में भी अब डिविजन्स आ रही हैं। पठान वर्सेस पंजाबी नंबर 1, नंबर 2 डिविजन्स आ रही हैं जो फैक्शंस है। देखिए, हर कोर कमांडर एस्पिरेंट है चीफ की जॉब के लिए, और वो किसी तरह से तिकड़मबाजी लगा के, जितनी कंपटीशन और देशों में होता है वहाँ तो खैर सिविलियन सरकार चूज करती है, लेकिन यहाँ साहब इनमें आपसी जो तानाकशी चलती है, रस्साकशी चलती है, उसके चलते ये लोग जो है इनमें दरारें आ रही हैं। ये दरारें इमरान खान समझ गया है और उनका पूरा फ़ायदा उठाया। मसलन कि जो DGISI, जो चीफ बनना चाहता था, जो अफ़गानिस्तान में गया था, जो चीफ बनना चाहता था, उसको साइडलाइन कर दिया गया। अब वो खुश तो नहीं है ना, वो नए आर्मी चीफ से उसकी कोई मोहब्बत तो नहीं है, उसकी तो कुत्ते बिल्ली का वैर है। ये दरारें जो ये है, इमरान खान जो कुछ भी कहिए है तो तेज दिमाग का तेज है, और खासकर जो रही सही दिमाग की कमी होगी वो फॉरेन ट्रिप्स घूम घूम के अंग्रेजों के साथ रह के वो सीख गया। तो उसको समझ आ गई है कि अब हालात इज हिज बिगेस्ट एलाई। जब नवाज शरीफ था तो ये इकोनॉमिक किल्लत नहीं थी, जब भुट्टो था तो ये इकोनॉमिक किल्लत नहीं थी। ये जो नई किल्लत आई है, दिस इज द फ्यूल। जो आप सड़कों पे देख रहे हैं कि जो कि एक सैलाब उमड़ पड़ा पाकिस्तान की सड़कों पे। क्या मतलब फौज के खिलाफ एकदम से इतनी गुस्सा क्यों? अरे गुस्सा तो साहब पेट की भूख का है। जिसको 2 रोटी बच्चों के लिए खाना नहीं मिला, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो फटना है ना कोई उसको चाहिए। तो बस वो इलेक्शन के नाम पे ही और आर्मी के खिलाफ वो गुस्सा भड़क गया। पहली बार हमने देखा साहब एक कोर कमांडर का घर अटैक हो। अरे साहब, हर कोर कमांडर में 30 से 40 का तो आर्म्ड गार्ड होता। हिंदुस्तान के कोर कमांडरों के घरों में है, पाकिस्तान के कोर कमांडरों के पास तो ज़्यादा बड़ा गार्ड ने गोली तक नहीं चलाई, और साहब वहाँ पे जो है तबाही मचा दी। उन्होंने पूरा घर लूट लिया, उसका फ्रिज खोल के उसके सारे क्या कहते हैं वो स्ट्रॉबेरीज खा गए, और जो उसके 2 सफ़ेद शुतुरमुर्ग थे, जो क्या बोले वो पीकॉक्स थे, वो जाके काट के लोगों ने खा लिए। अरे भूखे पेट है जिनके, उनको तो 2 मुर्गे मिल गए। अब आप मोर बोलो कुछ बोलो, वो तो उसके मुर्गे भी, उसके मोर भी खा गए कोर कमांडर के।
और जवानों ने फायर नहीं किया। अब वो कोर कमांडर कह रहा है कि मैंने जवानों को बोला था फायर मत करो, हमारे ही लोग हैं, फलाना है, ढिमकाना है। वो उन्होंने सोचा था कि ही विल बी एबल टू एक्ट वेरी डेमोक्रेटिक, टॉक देम आउट। उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, जो लेफ्टिनेंट जनरल आपने बोला इसका कोर्ट मार्शल हो रहा है, क्योंकि उसको आर्मी चीफ ने बोला कि तेरा गार्ड क्या कर रहा है, तू हमसे मदद मांग रहा है, तेरा 40 का गार्ड क्या कर रहा है, हाथ पे हाथ दे दे के बैठा है, तू चाहता हम बुरे बने लोगों के बरखिलाफ, आवाम के बरखिलाफ, और तू बड़ा क्या बोलते हैं गंगा जल से धुला हुआ तुलसी का पत्ता। ठीक है साहब, तो ये पाकिस्तान की फौज डगमगा गई है पहली बार, और ये चीज़ है जो विच फोर्सेस यू टू थिंक कि आगे साहब होने क्या वाला है। थोड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी फैक्टर अब पाकिस्तान के अंदर आ रहा है जो पहले नहीं था, और मैं इसका रूट कॉज समझता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमिक गुर्बत। देखिए साहब, एक चीज़ मैं, आपने बड़ा अच्छा और बहुत पैना सवाल पूछा था कि साहब अगर ये चीज़ 5 कोर कराची में हुई होती तो क्या अंजाम यही होता जो हमने लाहौर में देखा था? नहीं, आई एम क्वाइट फर्म अबाउट इट। 80% पाकिस्तान के फौजी पंजाबी हैं, 80 से ज़्यादा प्रतिशत। ठेठ वेस्ट पंजाब सैरिकिया के वो 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, क्या कहते हैं, सराइकी के 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, वहाँ पे वहाँ से वो आर्मी रिक्रूट होती है, पोटवार, प्लेटो, और पंजाब से तो ये पाकिस्तान की आर्मी की रिक्रूटमेंट है साहब। तो पाकिस्तान की आर्मी के पंजाबी जो लोग हैं अपने गुस्साए हुए, अब जब भाई उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके रिश्तेदारों को भी तो खाना नहीं मिल रहा, माँ बाप को खाना नहीं मिल रहा, वो फौज में हजम करके पूरा खा रहे हैं अच्छी 10-15 रोटियां दिन की, वो दूसरी बात है। लेकिन जहाँ तक उनके घर वालों का सवाल है, वो तो किल्लत में है, वो वही गुर्बत में है। वो रोज जाते हैं, अपने भाई, अपने बहन, अपने बच्चों, सबको वो देखते हैं कि साहब वो ईद का बकरा तो छोड़ दें, ईद में मुर्गा नहीं खा सकते, वो आम रोटी मिल जाए, नसीब हो जाए, वो बहुत काफ़ी है। तो वो गुस्साए हुए सैनिक वो पंजाबियों पे तो फायर ना करते, लेकिन क्या वो महाजिरों पे फायर नहीं करते, पठानों पे फायर नहीं करते, बलूचियों पे, सिंधियों पे? आई हैव माई डाउट्स। वहाँ तो वो खोल ही देते, वो वहाँ फिर पंजाबी वर्सेस बाकी कौमें हो जाती हैं। तो ये एक अहम सवाल है जो हमको सोचना पड़ेगा। और इसी तरह दरारें सिंध के अफसरों के खिलाफ केसेस हैं, वो भी बगावत की दर पे है। बलूचिस्तान ने तो बगावत किए काफ़ी वक्त हो गया, ठीक है। सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान की, ये आने वाले दिनों में बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक सॉल्यूशन कोई नहीं दिख रही। कोई ऐसा मार्के का लीडर नहीं है पाकिस्तान में जिसको विजन है कि हाउ टू गेट माय कंट्री आउट ऑफ द इकोनॉमिक मोरास। और अगर इकोनॉमिक मोरास सॉल्व नहीं होगा तो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ठीक है। और लोग मुझे कहते हैं कि साहब हमको ऐसे मौके पे पाकिस्तान पे चढ़ जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना चाहिए, आप केवल अपने हथियार की खरीद बढ़ा दें और फौज को काटने के बजाय बढ़ाना शुरू करें। अपने आप पाकिस्तान की फौज विल डू द रेस्ट। और जो बची खुची इकोनॉमी है पाकिस्तान की, वह पूर्ण रूप से बोले तबाह हो जाएगी। और जब तबाह होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक केओस लीड्स टू पॉलिटिकल केओस, विल लीड टू सिविल वॉर। और सिविल वॉर होते होते बची है अभी पाकिस्तान में। अगर एक बार इन्होंने उसको अरेस्ट करने की दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी, अभी तक नहीं पड़ी है। पाकिस्तान की फौज भी सकपका गई है, सब साफ सूंघ गया है इनको भी, क्योंकि समझ आ गया है कि जितना हम लोगों का बेवकूफ़ बना सकते थे बना लिया, अब ये लोग बेवकूफ़ बनने नहीं वाले। अगर आप इकोनॉमी नहीं सुधार सकते हो, पाकिस्तान की फौज तो इकोनॉमी नहीं सुधारने वाली। जहाँ के साहब कोर कमांडर साहब ऐसे ऐश महलों में रहना चाहते हैं, वो क्या खाक इकोनॉमी संभालेंगे, क्या खाक इकोनॉमी के बारे में जानते हैं। लड़ाई ठीक है आती होगी शायद, और वो भी डाउट है कि अगली लड़ाई में पता चलेगा कितनी आती है नहीं आती। आई 100% एग्री विद यू। वन ऑफ द मेन इन्फिल्ट्रेशन रूट्स भारतवर्ष के अंदर टेररिस्ट का, हथियारों का, एमुनेशन का इज़ वाया नेपाल, क्योंकि जो मेन लैंड रूट्स थे हमने वो लाइन ऑफ कंट्रोल में पहले फेंस बना था, सबसे पहले बना था पंजाब में, और पंजाब में इन्फिल्ट्रेशन पे 80-90% ड्रॉप आई थी जिस दिन हमारा फेंस खड़ा हो गया था।
फिर हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग कर दी। अब जो हमारा फेंस है साहब, कश्मीर से लेके रण ऑफ कच्छ तक एक पूरी लाइन, जब सैटेलाइट्स ऊपर जाते हैं वो फ्लडलिट रात में दिखाई देता है, ठीक है, वो रात में फ्लडलिट फेंस हमारा पूरा दिखता है सैटेलाइट फोटोग्राफ्स के ऊपर। तो वो बॉर्डर तो हमने सील कर दिया। इसके देखते पाकिस्तान की आईएसआई बड़ी फिराक में काफ़ी देर से है कि भाई कोई और रास्ते चुने जाएं। बाई सी आपने देखा मुंबई में जो अटैक हुआ वो बाई सी था, हथियार एमुनेशन भी बाई सी आया था। उसके पहले से जो हथियार और जो 2003 के बम ब्लास्ट के लिए भी वो बाई द सी के रास्ते आए थे। वहाँ पे भी अब चौक चाकसी काफ़ी बढ़ गई है। तो अब जो मेन रूट रह गया है इन्फिल्ट्रेशन का वो साहब एक वाया नेपाल है, दूसरा वाया बांग्लादेश है, तीसरा वाया म्यांमार है, और श्रीलंका से भी वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह के इन्फिल्ट्रेट करने की। ना ये बाकी सारे बॉर्डर्स तो जो हैं वो काफ़ी उन पे चौक चाकसी है, लेकिन नेपाल के बॉर्डर में बिकॉज ऑफ एथनिक हमारी एफिलिएशन जो है, रोटी बेटी का रिश्ता है नेपालियों के साथ, तो वहाँ इतनी चेकिंग इतनी जोर की नहीं है। बाकी सिस्टम्स इन प्लेस हैं। अब सीमा सशस्त्र बल इसीलिए नेपाल बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए ही लगाया गया था, और आई डोंट थिंक इतना आसान है कि बिल्कुल ही खुल सिम है कि वहाँ से लोग आते रहे और इतने जाने। वहाँ पे अगर ओपन आपको नहीं दिख रहा सर्वेलेंस और वो, लेकिन क्लैंडस्टाइन सर्वेलेंस तो है, और सोर्सेज भी आपके हैं जो आपको बता देते हैं। अब मैं कई बातें कहना नहीं चाहता क्योंकि आई हैव अ इंक्लिंग ऑफ व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, ये महिला का इधर आना शकिया है। अब बहुत हमारी हो रही है कि ये जासूस है, जासूस है, जासूस है। अगर जासूसी करने भी आई थी तो अब वो कर नहीं सकती। वो इतना मीडिया एक्सपोजर इसका हो गया है कि वो बोले साहब क्या नहाएगी क्या निचोड़ेगी टाइप बात हो गई है कि पूरा मीडिया ग्लेयर उसके ऊपर है। ऐसे ग्लेयर के अंदर जो स्पाई होता है वो मर्ज करना चाहता है विद द बैकड्रॉप। सिपाही ऐसा बंदा होता है जिसे आप कभी सस्पेक्ट ना करो, वो परछाइयों में रहता है। वो लाइमलाइट में आना तो उसके लिए मौत, सजाए मौत है बिल्कुल। तो ये इतनी लाइमलाइट में आ गई है कि अब मेरा ख्याल आपका इसको स्पाई के तौर पे वापस भेजना बेमतलब आप एक औरत को रेप करवा के मरवाओगे वहाँ पाकिस्तान में, और बहुत मतलब वो फिर हमारे खिलाफ जाएगा प्रोपेगेंडा के टूल के तौर के ऊपर की साहब। ह्यूमन राइट्स का देखो क्या हाल है कि कोई इसने शरणागत कोई यहाँ आई तो ये हाल किया। और जहाँ तक हाँ कि ये स्पाई हो सकती है, ऑफ कोर्स ये पूरी हिस्ट्री शीट ही ऐसी है कि ये एक स्पाई का इम्प्रिमेट्योर है, ये एक हनी ट्रैप का जीता जागता मिसाल है। लेकिन अब इतने मीडिया कवरेज के बाद ये इसका कोई स्पाइंग का स्कोप वो खलास हो चुका है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि अब इसको स्पाई कैरियर तो अंत मीडिया ने कर दिया, मीडिया ने कर दिया। अब ये फिल्म रोल मिल जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको ये स्पाइंग नहीं कर सकती है। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने देखा बिल्कुल भाई, एक बार तो आज सर ने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई हैं जो कि अंदर दरारें पड़ रही हैं, क्योंकि दूसरे जो ऊपर से देख रहे होते हैं उनको बेस्ट पता है, और वो रैप भी वैसे भी भाई एक इंडियन आर्मी में है तो वो इन चीज़ों को अंदर से काफ़ी जानते हैं कि कैसे अंदर लड़ाई होती है या अंदर क्या चीज़ें चलती हैं। तो यही अगर देखा जाए तो हमारी आर्मी में लास्ट उसी दिन ही काफ़ी ज़्यादा झड़पें हुई थी आपस में, जब इमरान खान को पकड़ा गया था 9 मई को। तो 9 मई तो ऐसे भाई हर एक बंदे के दिमाग में चल रहा होता है कि सबको पता है 9 मई को क्या हुआ क्या नहीं, क्या चीज़ें चली। लेकिन उस दिन जो हुआ वो बहुत भाई ख़तरनाक हुआ था कि आप देख ले कि किन्होंने पकड़ा, फिर अवाम निकली, अवाम को मारा, अवाम ने उधर मारा, हर चीज़ तोड़ी फोड़ी, पता नहीं क्या हाल हो गया आपस में। लेकिन जो भी था ना वो एक प्लानिंग काफ़ी सॉफ्ट थी। एक ना इनको पता था जो भी प्लानिंग करने वाला कि जब भी इमरान खान साहब को पकड़ेंगे ना ऐसी चीज़ें होंगी,
करेंगे लोग, चाहे 100% उनको एक मतलब के यकीन था। और वही चीज़ें एक प्लान के थ्रू हुई, और अब भाई एक 9 मई तो ऐसे बन गया जैसे 1971 का एक धब्बा होता है ना, वो एक 9/11 कहते हैं। 9/11 इतना मतलब कि इन्होंने हर प्रेस जो भी होती है ना उसमें 9/11 इन्होंने डाला होता है। लेकिन सही बात है, सर का काफ़ी अच्छा है कि उन्होंने मतलब कि एक्सप्लेन किया है कि उनका तजर्बा भी है कि अब ये इमरान खान इनके हाथों से बाहर हो गया। पहले तो ये मतलब कि जो भी एक पीछे लाए थे, एक अयूब था ना उसका नाम, अयूब वगैरह या ये सब जिन्होंने भी कठपुतलियाँ की थी ना, वो ही अब इमरान खान पर था। इमरान खान ठीक है, लेकिन आगे से भाई वो पुट्ठा हो चुका है, इनको वो आगे इनके गले पड़ गया। कोई बात नहीं, उनकी यकीन करे, इतना टाइम अगर ये हमारी इधर मुल्क पर स्पेंड करे ना तो कुछ एक मतलब कि ठीक ठाक हो जाएगा, कुछ मतलब कि महंगाई भी कम हो जाएगी और लोगों के हालात भी बदल जाएंगे। लेकिन उधर इनका कोई ख्याल नहीं, सारा जो भी एक मतलब के मलिया मेट है ना, वो इन्होंने इमरान खान की पार्टी के पीछे होते हैं सारा दिन। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जब इमरान खान की जो वैल्यू आप कह लें या उसकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी ना, तो उस वक़्त ये स्टेप लिया गया जो कि नहीं लेना चाहिए था। और स्टेप भी ऐसा लिया गया कि उसको जो इन्होंने गिलेबान से पकड़ा या मतलब एक गलत जगह से पकड़ा, जैसे कि उन्होंने हाई कोर्ट से उसको मतलब शीशे तोड़ के जो है ना वो पकड़ा। बाद में हालांकि उसको जो है ना वो गैर कानूनी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी वजह से उसकी जो है ना वो रहाई हो गई थी। लेकिन उस वक़्त जब ये सीन हुआ तो लोगों के अंदर जो है ना भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि उसकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो गई थी मुल्क के अंदर, तो जिस वजह से उन्होंने ये जो है ना कुछ नहीं देखा कि हम क्या कहाँ पे क्या कर रहे हैं। और उन्होंने ना कोर कमांडर हाउस छोड़े, कहाँ पे जो है ना वो मतलब जो बड़े जो शहीद हुए हैं उनकी जो मूर्तियाँ वगैरह बनाई गई थी उनको तोड़ा, जहाज़ तोड़े, इस हद तक लोग जो है ना वो। लेकिन बाकी सर की बात बिल्कुल ठीक है कि अब सीन काफ़ी चेंज हो चुका है, क्योंकि अब लोग जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और ये जो बैक फुट के ऊपर बैठ के चीज़ों को देखना या करना होता था ना, वो अब फ्रंट फुट के ऊपर आ गया। लोग जो है ना वो हर तरीके से इन चीज़ों को समझ चुके हैं। लेकिन उसके पीछे आप देखो आगे आने वाला इलेक्शन या आने वाला वक्त जो है ना ये डिसाइड करेगा कि क्या इस चीज़ को जो है ना वो मतलब कम किया जाता है या इससे पीछे हटा जाता है। क्योंकि जितने मर्जी आप पावरफुल हैं, जो भी आपके पास ताकत है, जब तक आप इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है ना उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ और ये एक सिविलियन गवर्नमेंट ही इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। लोगों देखो ना अब लोगों के पास इनकी एक जैसे होती है ना एक मतलब के नब्ज होती है, वो एक पाकिस्तान लोगों के एक जो ऊपर बैठे हैं उनके पास है। अब देखो एक कल परसों एक ट्रेंड चला हुआ था इसराइल का एजेंट इमरान खान चला था ना, तो उस पर ना एक मतलब के मिलियन में पोस्ट चली गई थी कि ये यार इसराइल का एक एजेंट है। अब इनको पता है कि जो एक इसराइल का कीड़ा पाकिस्तान में है ना वो किसी मुल्क में नहीं है। जब इसराइल का नाम सुनेंगे तो यौदो इंसार इनको याद आ जाएगा, पता नहीं किधर किधर चलेंगे। और यकीन करें इसराइल को पता भी नहीं कि पाकिस्तान नाम का एक मुल्क भी है, और वो इसराइल है जो बोलते हैं कि आप सही पहले हो, आप लोगों को मतलब वो बात से उधर यूएन में शुरू हुई थी पहले जो है ना वो बिलावल ने कोई इस तरह की बातें की कि आप फलस्तीन ये वो वगैरह के ऊपर जो है ना उन्होंने बातें की, तो उसके अगेंस्ट उनका जो मतलब वहाँ पे है उसने जो है ना वो यही जवाब दिया कि पहले आप अपने मुल्क में देखें कि आप वहाँ पे पॉलिटिशियंस के साथ क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे माशाल्लाह बैठे हुए हैं अजूबे जिन्होंने एक पॉइंट पकड़ना होता तो उन्होंने कहा ये देखो इसराइल, हम जो है ना वो सदियों से कह रहे थे कि इमरान का इसराइल का एजेंट है, तो साथ ही उन्होंने ये कंपेन शुरू कर दी। हालांकि उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि अब लोग जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी तक अगर देखा जाए उसकी पार्टी को इन्होंने तहस नहस कर दिया, लेकिन सही बोला कि उधर जो कर रहे हैं उधर अपना तो देखो, इधर तो इसराइल के नाम पर जो भड़कते हैं ना ऐसे अंधे हो जाते हैं। जो आप इसराइल का नाम ले लें, आप ये उस बंदे को खाने को आते हैं। लेकिन भाई इनको लोन भी मिला है अब, लेकिन यकीन करें लोन जिधर जिधर जाना था वो चला गया बस। अब $1 भी काल का 180 का हो गया, 280 का ₹5 बढ़ा है कहाँ, उसकी भी प्राइस ऊपर जा रही है। स्टॉक मार्केट देख ले वो भी मतलब के दब हो गया फिर से, लेकिन ये वो ही अपना चुरन बेचे जा रहे हैं। वो सर की बात ठीक है कि ये जो मर्जी कर लेना, ये इन चीज़ों से अब इतनी जल्दी निकलने वाले नहीं है, जो मर्जी ये लॉलीपॉप दे ले। बाकी सीमा की बात करें तो भाई वो हम भी पहले दिन से यही कह रहे हैं कि जो उसने करना था वो कर लिया है।
अब इधर आएगी तो फिर भी नहीं बचेगी, उधर आप उसको थोड़ा सा अगर प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो उसके लिए बेहतर है, ताकि जो है ना वो आगे वो तो जो करना कर ले, कम से कम 4 बच्चे जो है ना उनका फ्यूचर बेहतर हो जाए। ये तो हम पे सोच रहे हैं, आगे आने वाला वक्त बताएगा। कल से सुन रहे हैं कि उनको जो है ना ATS वालों ने पकड़ा है, या मतलब उनकी जो है ना जांच पड़ताल थोड़ी सी क्लोजली शुरू की है, तो वो करनी भी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं एजेंसीज को जो है ना उसके पास जाना चाहिए, उसको एक दफ़ा जो है ना वो क्लियर करना चाहिए, फिर आगे मामला चलने चाहिए। तो वो वक्त ही बताएगा। आप देखते बाकी देखते हैं भाई, अब सीमा हैदर को दोबारा अगर ले गए हैं तो अब पता चल जाएगा। अगर अब छोड़ देते हैं ना तो फिर कभी भी उसको कुछ नहीं होगा या कोई नहीं पकड़ेगा। अब लास्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।